मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारी ये बाल विकास की 7वीं क्लास है दोस्तों। कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक पढ़ लिए थे। उन प्रभावित करने वाले कारकों में हमने आपको बताया था ये जो हम लोगों ने कारक पढ़े थे वो बाह्य कारक थे, जो बालकों के जन्म होने के बाद जो प्रभावित करते हैं कारक। कल हमने उनके बारे में पढ़ाई की थी। कल हमने आपको एक बात बताई थी कि बाल विकास को जो प्रभावित करते हैं और बालकों के लिए जो प्रभावित करते हैं वो कारक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक कारक और दूसरा होता है दोस्तों बाह्य कारक। कल हम लोगों ने जो पढ़े थे वो बाह्य कारक थे। आंतरिक कारक वो होते हैं जब बालक माँ के गर्भ में रहता है, जब बालक माँ के गर्भ में रहता है और माँ के गर्भ में जो उसका विकास होता है वह उसका आंतरिक कारक प्रभावित होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बताएं, जैसे कोई माँ है, अगर उसके लिए कोई आघात होता है या उसे कोई बीमारी होती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा रहता है उसका असर उसके बच्चे को पड़ता है। ये पहला रीजन होता है। दूसरा होता है माता का आहार पोषण अच्छे से ना होना। माता का आहार पोषण अच्छे से ना होना ये भी एक आंतरिक कारण होता है दोस्तों, जो कि बच्चे के प्रभाव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अगली जो होती है माता के द्वारा अनेक प्रकार की दवाइयों का सेवन करना, जो कि अनियमित रूप से माताओं के द्वारा अनेक प्रकार की दवाइयों का सेवन किया जाता है दोस्तों। उसके द्वारा भी उसके गर्भ में जो बालक रहता है उसके लिए बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत ही नुकसानदायक वो मेडिसिन होती हैं। और अनियमित रूप से धूम्रपान करना, तंबाकू या इस तरीके से कुछ भी नशा करना वो भी बालकों के विकास में बहुत बड़ा असरदार होता है। तो ये वो आंतरिक कारण होते हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। कल मैंने आपको बताया था वंशानुक्रम के बारे में। कल हमने आपको बताया था वंशानुक्रम के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर है वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण है तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब क्या है? वंशानुक्रम का मतलब जो होता है जो अपने वंश के अनुक्रम में चलते हैं, जो अपने वंश के अनुक्रम में चलते हैं उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। जैसे कि कोई भी बालक का जो जन्म होता है वह बालक या तो अपने माता पिता के ऊपर जाता है या अपने पूर्वजों के ऊपर जाता है। इस तरीके की जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है उनकी बुद्धि, उनका रूप रंग आकार जो होता है वह अपने वंश के किसी पूर्वज या माता पिता के अनुसार होता है, उनके समान होता है। तो वह जो प्रक्रिया होती है उस तरीके का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम के द्वारा विकास होता है। कल मैंने आपको बताया था, देखिए वंशानुक्रम अगर प्रारंभ करने से पहले कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकता का जो जनक है दोस्तों वह कहा जाता है जॉन ग्रेगर। जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। कल मैंने आपको ये बताया था दोस्तों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए मेरे द्वारा ये आपको दोबारा बताई जा रही है। अनुवांशिकता का जो जनक है वह ग्रेग मेंडल को कहा जाता है। और अगर यहाँ पे कहा जाए दोस्तों कि व्यवहार अनुवांशिकता का जनक, व्यवहार अनुवांशिकता का जो जनक है वह किसे कहा जाता है दोस्तों? वह कहा जाता है दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन को। फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये बात हमने आपको यहाँ कल भी बताई थी, आज भी बताते हैं, क्योंकि ये जो मनोवैज्ञानिकों के नाम है ये आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि बालकों का जो जन्म होता है वह किस तरीके का होता है। कल अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार हम दोबारा यहाँ से फिर रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि समान बच्चों की जो समानताएं होती हैं उसका आधार क्या होता है। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण का जो चैप्टर है वो हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए कल मैंने आपको जो बताया था, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगर बात यहाँ की जाए दोस्तों कुल क्रोमोसोम की, तो कुल क्रोमोसोम जो होते हैं वह होते हैं दोस्तों 46। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? देखिए अगर आपसे जोड़े में पूछे जाते हैं तो वो संख्या होती है 23, और अगर आपसे पूछे जाते हैं कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है
तो उनको कहा जाता है दोस्तों 46 होते हैं। इनके लिए क्रोमोसोम भी कहा जाता है और इनके लिए गुणसूत्र भी कहा जाता है। इनके लिए गुणसूत्र भी कहा जाता है दोस्तों। तो इन्हीं के आधार पे बालकों का निर्धारण होता है कि बालक बालिका रहेगा या बालक लड़का रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें और महत्वपूर्ण बात जो होती है, देखिए अगर लड़का जो रहता है, लड़के के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं दोस्तों वह पाए जाते हैं XY, और अगर आपसे पूछा जाए लड़की में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं दोस्तों वह पाए जाते हैं XX। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो पेपर में कई बार पूछी जाती है कि लड़कों में किस तरीके के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो लड़कों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। लड़कियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं X और X गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, लड़कियों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हमारी एक नई बात प्रारंभ होती है। कुछ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं जो कि आप लोगों ने शायद पढ़े भी होंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो लोग भी उनके बारे में थोड़ा जानकारी जान लेंगे। दोस्तों क्या होता है, लड़का में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह होते हैं XY, और यहाँ लड़की में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों वह हमारे गुणसूत्र होते हैं X और X। अब देखिए इस चीज का निर्धारण कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रफ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लड़के और लड़कियों का जो जन्म होता है उनमें जुड़वा बच्चों के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं वह किस तरीके से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बोले, कल मैंने भी आपको बताया था, यहाँ पे दोबारा आपको बताते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं मादा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों नर। हम सभी को पता है कि मादा के द्वारा अंडाणु निषेचन किए जाते हैं, नर के द्वारा शुक्राणुओं का निषेचन होता है। यहाँ दोस्तों होते हैं शुक्राणु और मादा के द्वारा होते हैं अंडाणु। अब कल मैंने आपको बताया था कि बालक जुड़वा किस तरीके से पैदा होते हैं। देखिए, जब मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु जब ये दोनों मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, इसका मतलब एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, उस वक्त संख्या कितनी होती है दोस्तों? एक होती है। एक मादा और एक नर दोनों के अंडाणु और शुक्राणु से मिलकर एक जाइगोट का निर्माण होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बालक का जन्म जो बालक है वह एक बालक है। कितना बालक है? एक बालक है। इसको बालक नहीं बोल सकते, इसको एक बच्चा बोल सकते हैं, क्योंकि ये बालिका भी हो सकती है, ये बालक भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरी बात एक आती है कि बालक जुड़वा किस तरीके से होते हैं। देखिए, जुड़वा होने की दो कंडीशन होती हैं। अगर यहाँ पर मादा ने जो अंडाणु निषेचन किया, मादा के द्वारा जो अंडाणु निषेचन किया जाता है, अंडाणु निकलने के बाद अगर वह अंडाणु बाहर आ गया और उसके बाद अगर वह दो भागों में विभाजित हो जाए, अगर निकलने के बाद अगर वो दो भागों में विभाजित हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर दो जाइगोटों का निर्माण होता है। और यह शुक्राणु जब दोनों अंडाणुओं से क्रिया करता है दोस्तों, तब ये दो जाइगोटों का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो बालकों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों जुड़वा। उन बालकों की जो संख्या होती है वो होती है जुड़वा। और अगर एक अंडाणु निकलने के बाद दो भागों में विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर 85% की जो प्रवृत्ति है, बुद्धि में, रंग में, रूप में, आकार में, रंग में, रूप में, आकार में और बुद्धि में प्रायः एक समान पाए जाते हैं। क्योंकि एक अमेरिका की एक बैठक हुई थी जिसमें मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया था कि 85% इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। एक भी बात मैंने कल आपको बताई थी दोस्तों। यहाँ पर ये जो समान होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मादा के द्वारा दो अंडाणुओं का निषेचन होता है, तब भी यहाँ पर जब दो अंडाणुओं का निषेचन होता है और जब शुक्राणु दोनों अंडाणुओं से क्रिया करके यहाँ दो जाइगोट का निर्माण करता है, तब भी यहाँ पर दो जुड़वा बच्चों का पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों की समानता होती है वह 55% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 55% होती है। इसमें बालक का जो रंग रूप रहता है वह एक समान तो हो सकता है,
लेकिन बालक की बुद्धि, मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता ये अलग अलग होती हैं, यह एक समान नहीं होती हैं दोस्तों। तो कल हम लोगों ने इतना जान लिया था, अब हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए वंशानुक्रम का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो हम पूरी जानकारी लेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य अगर बात बोली जाए, आत्म गुणसूत्र किसे कहते हैं, एक प्रश्न किया जाता है, आत्म गुणसूत्र, आत्म गुणसूत्र। देखिए आत्म गुणसूत्र वो होते हैं 22 जोड़ों का समूह। 22 जोड़े जो होते हैं वह दोनों में एक समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है, मैंने आपको क्या बताया था कि गुणसूत्र जो होते हैं वो 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिनमें से एक जोड़ा जो रहता है, एक जोड़ा जो रहता है वह निर्धारित करता है कि कौन सा लिंग होगा। लिंग निर्धारण गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, इसकी संख्या होती है 1। देखिए दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं, 23। यहाँ पर आत्म गुणसूत्र से कहा जाता है जो माता और पिता में अगर समान गुण पाए जाते हैं उनकी संख्या जो होती है 22। 22 गुणसूत्र जो होते हैं दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं और उनको कहा जाता है आत्म गुणसूत्र कहा जाता है। और इनमें से एक गुणसूत्र जो रहता है वह लिंग का निर्धारण करता है कि बालक होगा या बालिका होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो बालक होगा वह सामान्य होगा। बालक कैसा होगा दोस्तों, सामान्य बालक होगा दोस्तों, यह बात याद रखिएगा। अगर यहाँ पर संख्या 45 होती है, अगर गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, अगर गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, अगर एक कम गुणसूत्र हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम की बीमारी, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिलते हैं। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर एक गुणसूत्र की मात्रा कम हो जाती है और अगर यहाँ पर एक गुणसूत्र अगर बढ़ जाते हैं। देखिए 46 तो सामान्य बालक के होते हैं, लेकिन अगर 46 की जगह अगर 47 हो जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो लक्षण देखने को मिलते हैं वह होता है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ये जो डाउन सिंड्रोम होता है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जो एक लक्षण होता है, इस लक्षण के जो बालक होते हैं उनमें मंगोलिज्म की प्रजातियां पाई जाती हैं, मंगोलिज्म टाइप के दिखने लगते हैं। मतलब मंगोलिज्म अगर नाम बोला जाता है, मंगोलों का एक राजा होते हैं जिस चंगेज खान के नाम से जाना जाता है, उसकी जो जो चेहरे की बनावट होती है वह एक चीनी तिब्बती या नेपालियों टाइप की लगने लगती है, मतलब मंगोलिज्म टाइप का आकार हो जाता है दोस्तों। इन्हें कहा जाता है, देखिए पेपर में आपसे यही पूछा जाता है मंगोलिज्म, मंगोलिज्म, मंगोलिज्म प्रजाति की बनावट लगने लगती है और इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों वह होती है 25 से 30%। अब बताइए दोस्तों, जब हम आपको बुद्धि लब्धि का चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। देखिए 100% का जो व्यक्ति होता है वह होता है दोस्तों सामान्य बालक होता है। देखिए 100 से कम अगर बालक हो रहा है, 80 के समथिंग अगर बालक हो रहा है, तो वह हमारा पिछड़ा बालक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, 140 का जो बुद्धि लब्धि का बालक होता है वह दोस्तों प्रखर बालक कहलाता है। लेकिन जो 25 से 30 होते हैं दोस्तों वह मूर्ख जड़ बुद्धि के व्यक्ति कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है तो आपके लिए डाउन सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देंगे, और डाउन सिंड्रोम जिनके लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों, तो उनके जो प्रजाति है वो मंगोलिज्म प्रजाति के जैसे दिखाई देते हैं और उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, उनकी जो बुद्धि होती है वह होती है दोस्तों 25 से 30% की। ठीक है दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टर्नर सिंड्रोम के लक्षण क्या है। टर्नर सिंड्रोम वो होता है दोस्तों जिन्हें कहा जाता है बांझ। इसके लिए अगर मैं इसका एक अलग एक भाषा में अगर आपको बताएं, इतना आप लोगों ने देख लिया हो दोस्तों, अब जरा हम आपको डिटेल में बताते हैं।
ये बात आपने याद रखी होगी। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम के लक्षण। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बन सकती है। टर्नर सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं? एक यहाँ पे गुणसूत्र कम है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक गुणसूत्र कम है। एक गुणसूत्र जब कम रहता है दोस्तों, जैसे ये वाला है, जब यहाँ पर एक गुणसूत्र की संख्या कम रहती है दोस्तों, तो यहाँ पर गुणसूत्र बनता है X0। यहाँ बाई गुणसूत्र नहीं मिल पाता, बाई गुणसूत्र नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो ऐसे जो गुणसूत्र होते हैं उनमें महिलाएं तो होती हैं, उनमें महिलाएं तो होती हैं, महिलाएं होती हैं, लेकिन महिलाओं के गुण नहीं होते। महिलाओं के गुण या पूर्ण महिलाएं नहीं होती, पूर्ण रूप से महिलाएं नहीं होती। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है, अगर गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 46 है, तब आपके जो बालक होंगे वो सामान्य बालक होंगे। अगर गुणसूत्र की संख्या एक कम हो जाती है दोस्तों, तो उसमें जो टर्नर सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और इसके जो टर्नर सिंड्रोम के जो लक्षण दिखाई देने लगते हैं दोस्तों, उनका जो गुणसूत्र होता है वह होता है दोस्तों X0। क्या होता है दोस्तों? X0 होता है। इस तरीके के जो लक्षण होते हैं उनमें महिलाएं तो होती हैं, लेकिन उनके अंदर महिलाओं के गुण नहीं होते, वह पूर्ण रूप से महिलाएं नहीं होती। इसीलिए इन महिलाओं के लिए इनके यहाँ संतानें नहीं होती दोस्तों। ऐसी महिलाएं होती हैं जो गुणसूत्र वाली, उनके यहाँ संतानें नहीं होती दोस्तों। इसलिए उन महिलाओं को जो बांझ कहा जाता है, जिनके यहाँ संतानें नहीं होती दोस्तों, उसे टर्नर सिंड्रोम नाम की शिकायत के लक्षण दिखाई देते हैं। और उनके यहाँ संतानें नहीं होती, इसका मतलब क्या है? महिलाएं तो हैं, लेकिन उनके यहाँ पूर्ण रूप से महिलाओं होने के गुण नहीं होते दोस्तों, जिस वजह से संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। यह रीजन जो काय का होता है, यह रीजन होता है दोस्तों गुणसूत्रों का। उनके अंदर एक गुणसूत्र की कमी होती है और गुणसूत्र क्या बनता है? X और 0। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगली बात मैंने आपको बताई 47। देखिए 47 में मैंने आपको बताया यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती हैं। एक तो आपकी कंडीशन बनेगी अगर आपके डबल X और Y है। एक कंडीशन क्या बनेगी दोस्तों? देखो एक ज्यादा हो रहा है, एक बात तो क्लियर है, एक गुणसूत्र ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, या तो X गुणसूत्र 2 बार आएगा या तो Y गुणसूत्र 2 बार आएगा दोस्तों। यह बात तो निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर एक गुणसूत्र बस बढ़ रहा है, जोड़े में नहीं बढ़ रहा। अगर जोड़े में बढ़ रहा होता तो एक जोड़ा बना लिया होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक गुणसूत्र बढ़ता है, या तो X 2 बार आएगा या Y 2 बार आएगा। उसमें दोस्तों क्या होता है, जब X 2 बार आता है दोस्तों, उस कंडीशन में जो पुरुष होते हैं, देखिए जिन बालकों में जो गुणसूत्र होते हैं, अगर उनके अंदर XY गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे जो बालक होते हैं दोस्तों वो पुरुष अपराधी होते हैं। लेकिन जिनके अंदर YX गुणसूत्र होते हैं वह पुरुष तो होते हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन अप्रजातीय होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अप्रजातीय गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या? उनकी कोई प्रजाति नहीं होती उन बालकों की। ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर बालकों में कोई एक गुण कम पाया जाता है, इसका मतलब क्या है? वो महिलाएं तो होती हैं, लेकिन वह संपूर्ण रूप से महिलाएं नहीं होती, उनकी महिलाओं के अंदर गुण नहीं पाए जाते, और वे महिलाएं बांझ होती हैं, उनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि गुणसूत्र का मेन कारण होता है। और अगर एक गुणसूत्र अगर बढ़ जाता है तो उसमें या तो आपका X गुणसूत्र बढ़ेगा या आपका Y गुणसूत्र बढ़ेगा। अगर आपका X गुणसूत्र बढ़ जाता है तब जो वैसे पुरुष होते हैं वो अपराधी होते हैं, और जो पुरुष के X और Y X होते हैं जिन गुणसूत्रों में, वो पुरुष तो होते हैं लेकिन वो अप्रजातीय पुरुष होते हैं। उनकी शकल सूरत पुरुषों से मिलती है, लेकिन वो किसी प्रजाति से मैच नहीं करते दोस्तों। इस तरीके के जो होता है, मैंने आपको वंशानुक्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई दोस्तों। अब हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे वंशानुक्रम के कुछ नियम और कुछ सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। देखिए यह बात याद रखिएगा,
अगर एक गुणसूत्र कम होता है तो टर्नर सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं, अगर गुणसूत्र एक ज्यादा होता है तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं। और जिन बालक डाउन सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं वो मंगोलिज्म और इनकी जो बुद्धि लब्धि क्षमता होती है वह होती है 25 से 30% के बीच में। अगर बुद्धि के मामले में बोला जाए तो 100% का जो बालक होता है वह सामान्य बालक कहलाता है, और 140 का जो बालक होता है वह प्रखर बुद्धि का कहलाता है, प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। लेकिन जिन बालकों की जो बुद्धि लब्धि क्षमता 25 से 30% की होती है वह बालक जो होते हैं वह बालक जड़ बुद्धि और मूर्ख। ठीक है दोस्तों, इतना जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वंशानुक्रम के कुछ नियम और सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो सिद्धांत होता है वह होता है दोस्तों समानता का सिद्धांत। कौन सा होता है दोस्तों? समानता का सिद्धांत। देखिए वंशानुक्रम को लेकर अगर बोला जाए समानता का सिद्धांत क्या है, समानता का सिद्धांत वो होता है कि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ या बालक के यहाँ या पशु के यहाँ किसी के यहाँ भी, इनका कहना यह है, मनोवैज्ञानिक का बोलना यह है कि मानव के यहाँ मानव जन्म लेता है, पशु के यहाँ पशु जन्म लेता है और पेड़ पौधों के यहाँ पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। इसका मतलब क्या है, उनका जो वंशानुक्रम होता है वह उनकी प्रजाति के अनुसार होता है, उनकी जाति के अनुसार होता है। इस प्रकार का जो लक्षण होते हैं, इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है वह सिद्धांत है दोस्तों समानता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, मानव प्रजाति में मानव का जन्म होता है, पेड़ पौधों की प्रजाति में पेड़ पौधों का जन्म होता है, और जीव जंतुओं की प्रजाति में जीव जंतुओं का जन्म होता है दोस्तों। तो ये कहलाता है हमारा कौन सा? समानता का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत होता है दोस्तों वह कहलाता है बीज कोषों का सिद्धांत। देखिए बीज कोषों का सिद्धांत, बीज कोषों का सिद्धांत का मतलब यह है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बीज कोष ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के अंदर होते हैं, बीज कोष कभी खत्म नहीं होते, वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक बालक का जन्म हुआ, उस बालक के द्वारा अपने अगली पीढ़ी के लिए उन बीज कोषों के द्वारा अगली पीढ़ी का निर्माण होता है, और अगली पीढ़ी के बीज कोषों के द्वारा एक नए बच्चे का जन्म होता है। इस प्रकार क्या होता है, बीज कोषों की जो श्रृंखला होती है वह निरंतर बढ़ती जाती है और हमारे वंश को आगे बढ़ाती जाती है। इसका मतलब क्या है, वंशानुक्रम को बढ़ाने में बीज कोषों की निरंतरता लगी रहती है, बीज कोष कभी खत्म नहीं होते दोस्तों। हाँ, लेकिन एक बात जरूर होती है, जो बीज कोष कभी खत्म नहीं होते, जिस तरीके का आप बीज कोष रहते हैं घर के रहते हैं, पूर्वज रहते हैं, माता पिता के जो गुण होते हैं वह निरंतर चलते रहते हैं पूर्वजों के अनुसार, वंशानुक्रम के अनुसार। लेकिन क्या होता है, एक उदाहरण के लिए एक बात बता दें, मान के चलो किसी व्यक्ति के यहाँ घुंघराले बाल हैं, अगर मान के चलो किसी के घर में किसी के घुंघराले बाल हैं, लेकिन वह घुंघराले बाल उसके जन्म के समय से होना चाहिए, उस बालक के जो घुंघराले बाल होते हैं वह जन्म से ही होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है, जब तक उस बालक के जो बाल होते हैं वह घुंघराले जन्म से रहते हैं तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। एक पीढ़ी में नहीं हो पाएगा तो अगली पीढ़ी में फिर वही उसी तरीके के बच्चे के बाल घुंघराले आपको दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मान के चलो आप पार्लर गए, पार्लर में जाके आपने बाल को घुंघराले करवा लिया और सो आप अंदाजा लगाएंगे आगे हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी तो उसके भी घुंघराले बाल होंगे, तो ये नहीं है, क्योंकि ये इसमें बीज कोषों का कोई काम नहीं है, ये आपके द्वारा करवाया गया है। लेकिन नहीं, अगर बीज कोषों के द्वारा अगर जन्मजात से ही किसी बालक के घुंघराले बाल हैं तो वंशानुक्रम के अनुसार उसकी अगली पीढ़ी में भी उस तरीके के बाल पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारा जो वंशानुक्रम का जो एक नियम होता है वह क्या होता है, बीज कोषों की निरंतरता। इसका मतलब क्या है, बीज कोष निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, बीज कोष कभी खत्म नहीं होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तीसरा जो नियम होता है दोस्तों वह होता है गाल्टर की जीव सांख्यिकी। एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन, जो मैंने आपको बताया था क्या कि व्यवहारिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को, और उन्हीं के द्वारा यह बात कही गई है, गाल्टर की जीव सांख्यिकी के द्वारा। उनका कहना है कि बालकों के अंदर पूर्वजों के गुण होते हैं। उनका कहना क्या है कि जरूरी नहीं है, देखिए ये बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें दो जगह आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए सबसे पहली तो बात क्या होती है कि माता पिता के अनुरूप बालक के गुण पाए जाते हैं, लेकिन गाल्टर के जीव सांख्यिकी के सिद्धांत के अनुसार उनका कहना है
कि कई ऐसे बालक होते हैं जिनके जो गुण होते हैं वह माता पिता से ना मिलकर उनके पूर्वजों से मिलते हैं। जैसे कि उनके दादाजी से मिलेंगे, उनके परदादा से मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, उन बालकों की जो क्रियाएं होती हैं, उनका रंग रूप आकार, उनका जो व्यवहार होता है वह अपने माता पिता से ना मिलकर अपने पूर्वजों से मिलता है। ठीक है, तो वह सिद्धांत दिया है दोस्तों किन्होंने, गाल्टर के जीव सांख्यिकी नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर दोहराते हैं कि गाल्टर के जीव सांख्यिकी सिद्धांत के अनुसार बालक ऐसे होते हैं जिनके गुण अपने माता पिता से ना मिलकर अपने पूर्वजों से मिलते हैं। वह सिद्धांत दिया है गाल्टर के जीव सांख्यिकी सिद्धांत में। अगली हमारी जो बात रहेगी दोस्तों वह रहेगी अर्जित या उपार्जित गुण। ठीक है दोस्तों, देखिए अर्जित और उपार्जित गुण, इस अर्जित और उपार्जित गुण में एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जिन्हें कहा जाता है लेमार्क। लेमार्क ने एक अध्ययन किया। देखिए यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अगर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए, इसीलिए हम आपको एक ही उदाहरण बताएंगे, दो उदाहरण नहीं बताएंगे, उसमें आपको कंफ्यूजन होता है। इस उदाहरण पर अध्ययन किया गया है एक वैज्ञानिक के द्वारा जिनका नाम है लेमार्क। लेमार्क ने अध्ययन क्या किया कि जिराफ की जो गर्दन है, हम सभी जानते हैं कि जिराफ की गर्दन सबसे लंबी गर्दन मानी जाती है। एक विज्ञान में भी प्रश्न कई बार आपने देखा होगा, सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न है कि सबसे लंबी गर्दन वाले जानवर का नाम क्या है, तो सबसे लंबी गर्दन वाले जानवर का नाम है दोस्तों जिराफ। तो लेमार्क ने अध्ययन क्या किया, उन्होंने कहा कि जिराफ की जो गर्दन थी वह एक घोड़े की गर्दन के जैसी थी। उन्होंने क्या कहा कि उसकी जो गर्दन थी वह घोड़े के गर्दन की जैसी थी, लेकिन किसी कारणवश अपने खान पान के लिए, अपने आहार पोषण करने के लिए उसने अपनी गर्दन को निरंतर आगे की ओर बढ़ाए रखने के लिए प्रयत्न किया। उसने निरंतर अपनी गर्दन को लंबा करके अपना भोजन यापन करने की कोशिश की, जिस प्रकार से उसकी गर्दन की जो लंबाई है वह बढ़ती चली गई, और यह जो क्रम चलता रहा वह वंशानुक्रम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी यह क्रम चलता रहा। इसीलिए आज सभी जिराफों की जो गर्दन की लंबाई होती है वह प्रायः लंबी पाई जाती है। यह कथन हमारे द्वारा नहीं कहा जा रहा है दोस्तों, यह कथन लेमार्क के अध्ययन के द्वारा कहा गया है, इसीलिए यह मनोवैज्ञानिक का कथन है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है दोस्तों। तो यह कथन है क्या है दोस्तों, अर्जित या उपार्जित। देखिए उसने क्या किया, उस जिराफ ने उसको अर्जित किया है, उसके यहाँ नेचुरल नहीं था, प्राकृतिक रूप से उसकी गर्दन लंबी नहीं थी उस समय की, जिस समय में लेमार्क ने अध्ययन किया। उनका कहना था कि जिराफ की जो गर्दन थी वो घोड़े की तरह, घोड़े की गर्दन की तरह थी, लेकिन अपने आहार पोषण के लिए उसने अपनी गर्दन को निरंतर आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, पेड़ की पत्तियां तोड़ने के लिए उसने उसको गर्दन को ऊपर करके उसको खींचा और लगाना शुरू किया, जिस वजह से उसकी गर्दन की लंबाई बढ़ती गई, और धीरे धीरे करके वही क्रम वंश के अनुसार चलता रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, और आज कंडीशन ये होती है कि जिराफ की गर्दन लंबी पाई जाती है दोस्तों। तो ये लेमार्क के द्वारा अध्ययन किया गया है और उन्हीं का ये कथन है। अगली जो हमारी बात आती है दोस्तों वह आती है विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों कि जरूरी नहीं होता कि माता पिता के जो गुण होते हैं, जरूरी नहीं होता कि माता पिता के जो गुण होते हैं उनके गुण के अनुसार बालक के गुण मिलान करें। जरूरी नहीं होता कि माता पिता के गुणों के समान बालकों के गुण भी हों, जी नहीं। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनके माता पिता का रंग काला होता है, लेकिन उनके जो बालक होते हैं वह गोरे होते हैं, उनका रंग रूप आकार ये सभी भिन्न भिन्न तरीके से पाए जाते हैं। ये जो सिद्धांत दिया है, यह सिद्धांत जो है इसको कहा जाता है विभिन्नता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, यह बात जरूरी नहीं है कि हर बालक जो रहता है वह अपने माता पिता के रंग रूप आकार और स्वभाव पर जाए, जी नहीं। उसका सभी भिन्न भिन्न हो सकता है, उसका रंग भी भिन्न अलग हो सकता है, उसका आकार भी अलग हो सकता है, उसका स्वरूप भी अलग हो सकता है, और दोस्तों उसका रंग भी अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसकी बुद्धि क्षमता भी अलग हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कई माता पिता ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसा होता है, ये क्या है दोस्तों, ये विभिन्नता का एक सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि माता पिता के अनुसार ही रहें, मानी माता पिता के परिवर्तन से भी रहते हैं वो। अगली बात जो होती है दोस्तों वह होती है मेंडल अनुवांशिकता का सिद्धांत। तो ये हम थोड़ा आपको रोक के बताएंगे, इसके पहले अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने कहा है कि बालक और मनुष्य के लिए, बालक एवं मनुष्य के लिए जीवन रक्षा के लिए जो गुण पाए जाते हैं
वह उसके वंशानुक्रम से मिलते हैं। उनका जो विकास होता है, अपने जीवन रक्षा के लिए जो गुण पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में रक्षा करने के लिए, हमारे स्वयं की रक्षा करने के लिए जो गुण पाए जाते हैं, संवेग पाए जाते हैं, तो वो क्या है? उनका जो अध्ययन है वह किया गया दोस्तों किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा किया गया है। इसका मतलब क्या है? जीवन रक्षा करने के लिए जो गुण पाए जाते हैं वह भी वंशानुक्रमी होते हैं। अपने वंश के क्रम के अनुसार ही वो लोग अपने अपने जीवन की रक्षा करने के गुण उनके अंदर पाए जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, जब उनके यहाँ कोई भी विवादास्पद स्थिति बनती है, विवाद की स्थिति बनती है दोस्तों, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उसमें एक आपसी सामंजस्य करके उस विवाद को वहीं के वहीं शांत कर देते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जब विवाद या कोई भी लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है तो वह चीज बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? वो एक वंशानुक्रम, वंश दर वंश चलती जाती है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों क्या? जीवन रक्षा के लिए जो गुण पाए जाते हैं वह भी वंशानुक्रम के अनुसार होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अभी ये मेंडल अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है, यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मेंडल का जो पूरा नाम है वह है दोस्तों जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल क्या है दोस्तों? इनके बारे में थोड़ा हम डीपली बताएंगे आपको। इनको अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अगर आपसे कोई प्रश्न इस चैप्टर में से नहीं आएगा तो ये प्रश्न आपको जरूर आएगा दोस्तों कि मेंडल के द्वारा सर्वप्रथम जो अध्ययन किया गया वो किस चीज पर किया गया दोस्तों, और इन्हें का मतलब अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए इनके बारे में कुछ जरा इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। सबसे पहली जो बात आती है वह आती है दोस्तों अनुवांशिकता का जनक। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है दोस्तों। ये बात मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। मेंडल को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने जो अध्ययन किया था, इन्होंने जो अध्ययन किया था दोस्तों, इन्होंने अध्ययन किया था मटर के दाने पर। इन्होंने अध्ययन काय पे किया दोस्तों? इन्होंने अध्ययन किया मटर के दाने पर अध्ययन किया दोस्तों। और ये अध्ययन जो किया दोस्तों, ये इन्होंने किया 1822 से प्रारंभ किया और 1824 तक इन्होंने इसका अध्ययन किया दोस्तों। कब तक अध्ययन किया दोस्तों? 1824 तक इन्होंने अध्ययन किया। लेकिन दोस्तों जब अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक चीज का निष्कर्ष निकाला। इन्होंने अध्ययन कैसे किया था? अगर बोला जाए कि ये निवासी कहाँ के थे, तो अगर इनका निवासी आया तो ये जो निवासी थे वो चेकोस्लोवाकिया के थे। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया के, और एक पादरी थे, एक पादरी थे, चेकोस्लोवाकिया के निवासी थे मेंडल साहब। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अध्ययन किया मटर के दाने पर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी बगिया में दो समान रूप के मटर को, एक अलग अलग प्रजाति के जो मटर थे उनकी उन्होंने बोनी की। बोनी की भाषा में बोल सकते हैं कि उन्होंने उसको अपने खेत में या बगिया में उसको डाला, उसको अंकुरित करने के लिए किया। उनमें से क्या हुआ? जो मटर के दाने ज्यादा निकले, उन मटर के दानों को दोबारा फिर निकाला। फिर जो फसल उत्पन्न हुई, जो उनको प्राप्ति हुई, उसको उन्होंने फिर से वहीं पे डाल के अंकुरित करने के लिए डाल दिया। फिर निकाल गया, फिर डाल दिया उन्होंने। इससे वो क्रम उन्होंने 2-3 बार दोहराया। तब उन्होंने एक चीज का निष्कर्ष निकाला कि जो चीज कहीं ऐसी होती है जो वास्तविक होती है, जो रियल में जो एक उच्च क्वालिटी की चीज होती है, जिनके अंदर अच्छे गुण पाए जाते हैं, वह चीज की उपज जो होती है वह अत्यधिक मात्रा में होती है और वह हमें बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। इन्होंने क्या गुण निकाला कि ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वह हमें गुणवान दिखाई देते हैं। देखिए हम और आप जो नॉर्मल जीवन में जीते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन में अगर बालक मिलते हैं तो मंद बुद्धि के बालक बहुत कम मिलते हैं, 100 व्यक्ति में एक मिलेगा। तो यही जो है इन्होंने कहा अनुवांशिकता का जो सिद्धांत जनक इसीलिए कहा जाता है। इन्होंने जब मटर को जब डाला तो इन्होंने देखो दोनों मटर को एक साथ डाला था और एक सी संख्या में डाला था अंकुरित करने के लिए। लेकिन उनमें से जो उच्च क्वालिटी के मटर थे, जो अच्छे गुणवान मटर थे, जिनमें अच्छी क्वालिटी थी, तो वह गुणों की जो उन मटर की जो गुणों मतलब पैदावार थी वह उच्च मात्रा में हुई, ज्यादा मात्रा में हुई। और जो मटर कमजोर थे उनके मटर की पैदावार कम मात्रा में हुई। जब उन्होंने उन दोबारा मटरों को डाला तब देखिए वहां से दुगने से 4 गुना हो गए और वहां की संख्या दुगनी भी नहीं हो पाई। तब उन्होंने अंदाज क्या निकाला दोस्तों? उन्होंने अंदाज 2 निकाला।
उन्होंने दो सिद्धांत निष्कर्ष निकाले। एक पहला जो सिद्धांत निकाला था वह निकाला था पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत मतलब क्या है? इन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं होता कि जो अनुवांशिकता के गुण जिनमें कम होते हैं वो दिखाई नहीं देते। जरूरी नहीं होता कि जिनके अंदर गुणों की कमी होती है, जिनकी बुद्धि क्षमता कम होती है या जिनमें अनुवांशिकता के जो गुण होते हैं वह कम पाए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो विलुप्त हो जाएं। दिखाई देते हैं लेकिन एकदम लुप्त नहीं होते, कम मात्रा में दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। सबसे पहली बात तो ये कही थी। और दूसरी बात जो कही थी दोस्तों, वो कही थी उन्होंने संपूर्ण जो है, इसमें इनका कहना यह था कि जो मटर जो पैदावार ज्यादा मात्रा में होती है वह सभी जगह वही दिखाई देते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति अनुवांशिकता के आधार पर कमजोर रह जाते हैं, जो दिखाई नहीं देते, कम दिखाई देते हैं, इनका मतलब क्या है, जब इन्होंने अंकुरित करने के लिए डाला तो जो उच्च मटर थे उनकी पैदावार ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। और वही और हमारे और आपके दैनिक जीवन में होता है कि ज्यादातर जो हमारे लिए आसपास जो माहौल होता है वहां पर हमारे लिए सामान्य प्रकार के बालक दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी जो अनुवांशिकता के जो गुण हैं, ज्यादातर जो गुण होते हैं वह अनुवांशिकता हमारे सामान्य वर्ग में पाई जाती है। सभी के अंदर 46 गुण पाए जाते हैं। सिर्फ कभी इनकेस कोई कंडीशन में ऐसा होता है या तो कोई कम गुणसूत्र पाए जाएंगे या अधिक गुणसूत्र पाए जाएंगे, तो वो सब कंडीशन कब बनती है? 100 में 1 या बल्कि 1000 में 1 बनती है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा हमारे लिए दिखाई देता है वह हमारा उसी के आधार पर अनुवांशिकता है गुण का विस्तार होता है। और इसी का अध्ययन करने के बाद उनको क्या कहा गया था दोस्तों? अनुवांशिकता का उन्हें जनक कहा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है जॉन ग्रेगर मेंडल को, जो कि चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले एक पादरी हैं। उन्होंने 1822 से लेकर 1824 तक अध्ययन किया था। और अध्ययन किया था दोस्तों मटर पर। लेकिन अगर एक बात और अगर आपसे पूछ ली जाए तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे काला चूहा और सफेद चूहे पर भी अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, काला चूहा और सफेद चूहा पर भी अध्ययन किया था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। आज हमारा क्या होगा दोस्तों, वंशानुक्रम के जो सिद्धांत आज हमारे वो हो गए हैं। कल हम दोस्तों पढ़ेंगे वातावरण के बारे में। कल वातावरण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो भी आपको दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। देखिए, हमारा जो अध्ययन करने का जो तरीका है, हम और आप जो अध्ययन कर रहे हैं वह माध्यमिक शिक्षा मंडल सिर्फ ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारे लिए मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए प्रिपरेशन करना है। कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जो यहाँ पे सीटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, उनके लिए कई प्रकार के एग्जाम देने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा जो आपको यहाँ पे सब बताया गया है ये सभी आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको इसके द्वारा पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। जय बागी दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई पहल के साथ।